नमस्ते यूपीएससी और एमपीपीएससी के योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य द्वितीय एकेडमी में। और मैं हूं सुर सिंह सोलंकी। और हम पिछले कुछ वीडियो में भूगोल के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और ये हमारा भूगोल का चौथा लेक्चर है। आज हम यह पढ़ना चाहेंगे कि जो पृथ्वी है और जो ग्रह है उपग्रह है इनकी उत्पत्ति तारों से कैसे हुई है, उसके ऊपर विभिन्न विद्वानों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, अवधारणा दी है, संकल्पनाएं दी है। उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं कहते हैं। और हाँ दोस्तों, एक मोटिवेशन कोट याद आ रहा है मुझे, क्योंकि मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। ये बात सत्य है, क्योंकि हर काम को करने के लिए एक निश्चित डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है और हमें हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात भी सही है, क्योंकि अपने लक्ष्य के प्रति हम जब सारी चीज़ों को भूल जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को जरूर पाते हैं। तो हम इसी उम्मीद के साथ हमारा जो अगला वीडियो है, जो लेक्चर है हमारा, शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में भी आकाशगंगा और आकाशगंगा में भी तारों का जीवन चक्र पढ़ा। अब उन्हीं तारों से हम पढ़ेंगे ग्रह, उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में, जो इनकी उत्पत्ति हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती कि लगभग 500 साल पहले, और हमारे प्राचीन काल में आप लोगों ने नाम सुना होगा आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। ये प्राचीन काल के ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ग्रह के जो पृथ्वी है उनका व्यास और किस प्रकार से यह चक्कर लगाते हैं उसके बारे में बताया है। और जो टालमी था 140 ईसा पूर्व, उन्होंने भी बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वह सौरमंडल में या ब्रह्मांड का मूल केंद्र है और उसके चारों ओर बाकी ग्रह सूर्य सहित चक्कर लगाते, ऐसा कहा था। तो वह पढ़ चुके हम। आज हम यह पढ़ेंगे कि जो तारे हैं, तारों से किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रह की उत्पत्ति हुई है। तो इसके संबंध में विभिन्न संस्थाओं और विद्वानों ने अपनी अपनी संकल्पनाएं रखी है। सबसे पहले वैज्ञानिक प्रयास एक वैज्ञानिक ने किया जिसका नाम था कास्टेदो-बफन, जिन्होंने 1949 में वैज्ञानिक तौर पर शुरुआत की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई जानने के लिए। अब उसके बाद में जब एक वैज्ञानिक सर्च कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक भी उसको देखते हुए करते हैं। मतलब एक प्रकार की अभिप्रेरणा मिलती है कि हाँ, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो संकल्पनाएं यहाँ पर मिलती है। तो पहली संकल्पना है अद्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी मतलब कि जो तारे हैं उनसे जो ग्रह है उपग्रह का निर्माण केवल एक ही तारे से हुआ, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अद्वैतवादी संकल्पना कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि जो ग्रह की उत्पत्ति एक ही तारे से हो उसे क्या कहते हैं? अद्वैतवादी संकल्पना। और इसके ऊपर सबसे पहले कांट नामक एक वैज्ञानिक ने 1755 में वायवीय परिकल्पना प्रस्तुत की थी। और इन्होंने न्यूटन के गति के नियमों को ध्यान में रखकर 1687 में न्यूटन ने गति का नियम दिए थे। और उन्होंने क्या कहा था कि जो पहला नियम है तो ये बोला था कि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक, और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगा दे। और दूसरा बोला है कि उसका जो बल है उसके संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। और तीसरे ये बात बोली थी कि प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत क्रिया होती है। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए किन्होंने, कांट नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था 1755 में? वायवीय परिकल्पना। और इन्होंने यह कहा था कि जो तारों से ग्रह का निर्माण हुआ है वह केंद्र पसारी बल जो तारे के अंदर हुआ, और इसके कारण से केंद्र से बाहर की ओर ये लगता है बल, इसके कारण से क्या हुआ? उससे छल्ले निकले। छल्ले मतलब वायु के छोटे छोटे कण निकले और उन्हीं कणों से क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ।
और ग्रह का निर्माण होने के कारण उपग्रह का ऐसा निर्माण या ग्रह की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई, उन्होंने कहा। और ये जैसे ये तारों से निर्माण हुआ, छल्ले निकले, वही ठंडे होकर 8 ग्रहों में रूपांतरित हुए। लेकिन यह नियम जो सोवियत संरक्षण का नियम है उसका पालन नहीं करता है, तो इसे ज्यादा मान्यता नहीं दी गई। बाद में दूसरा है लाप्लांस निहारिका परिकल्पना। इन्होंने कब दी? 1796 में इन्होंने ये परिकल्पना दी। उन्होंने ये कहा कि जो तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ है वह कैसा हुआ है? निहारिका, मतलब जो आकाश गंगा का जो चमकीला भाग है उसे क्या बोलते हैं? निहारिका या नेबुला कहते हैं। उससे क्या निकला? पहले एक छल्ला निकला और उसी एक छल्ले से बाकी अन्य छल्ले या 8 ग्रह निकले और उन्हीं छल्लों में और टुकड़े हुए, तो उपग्रहों का निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है। और इस जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना इसलिए माना जाता है यह असफल, क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है और शनि ग्रह है, इनके कुछ उपग्रह है जो जो ग्रह की विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो यह क्या हो जाता है? यह सिद्धांत भी अमान्य माना जाता है, मतलब उसको ज्यादा मान्यता नहीं दी गई। किसके संबंध में? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पना के संबंध में। तो ये जो संकल्पना दो थी, लाप्लांस और कांट की, यह बताते हैं कि जो ग्रह है इनकी उत्पत्ति केवल और केवल एक ही तारे से हुई, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इन संकल्पनाओं को अद्वैतवादी संकल्पना कहते हैं। अब हम आते हैं अगले चरण में। तो इसमें दूसरी बात यह है द्वैतवादी संकल्पना। इन जो मोल्टन है, चेम्बरलिन है और रसेल है, कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने यह जो अद्वैतवादी संकल्पना है उनको नहीं माना और उन्होंने एक नई संकल्पना दी जिन्हें द्वैतवादी संकल्पना कहते हैं। और द्वैतवादी संकल्पना के अनुसार जो ग्रह है, उपग्रह है, उनकी उत्पत्ति एक नहीं वरन 2 तारों के सहयोग से हुई, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इसे द्वैतवादी संकल्पना कहा जाता है। अब द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत मोल्टन और चेम्बरलिन का ग्रहाणु परिकल्पना दी गई है। तो यह परिकल्पना कब दी गई है? 1905 में। और इनके अनुसार यह माना गया कि जो ग्रह की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, वो एक नहीं वरन 2 तारों से हुई और ठोस पिंडों के टूटने से बनी है। जब ब्रह्मांड में सूर्य और उसका साथी तारा, जब सूर्य के पड़ोस से होकर एक साथी तारा गुजर रहा था, तो सूर्य से कुछ कण बाहर निकले, क्योंकि वह तारा भी है ना सूर्य से ज्यादा बड़ा होने के कारण से, तो उसका आकर्षण शक्ति ज्यादा होगी। तो उसके कारण से क्या हुआ? छोटे छोटे कण निकले और उन्हीं कणों से क्या हुआ? ग्रह उपग्रह की उत्पत्ति हुई, ऐसी बात कही गई इस चेम्बरलिन और मोल्टन के ग्रहाणु सिद्धांत में। और इस सिद्धांत के अनुसार यह प्रयास किया गया कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वायुमंडल कैसा है, उसके महाद्वीप कैसे है, पर्वत पठार जो महाद्वीप है उसके ऊपर चर्चा की और महासागर के ऊपर चर्चा की गई। बाद में जेम्स और जिन्सन ने एक और संकल्पना व्यक्त की। जो चेम्बर और मोल्टन थे ना, उनकी जो सिद्धांत है उनमें संशोधन करके एक नया संकल्प व्यक्त किया था। इन्होंने भी यही कहा था कि जो ग्रह की उत्पत्ति हुई है वो भी 2 तारों के सहयोग से ही हुआ है, लेकिन उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बताया। जब सूर्य और उसका साथी तारा जब सूर्य के पड़ोस से होकर गुजरा और गुजरने के कारण से सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकला, जिसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट या तंतु। और इसी तंतु के टूटने से क्या हुआ? बोला ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ। और इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो ग्रह है उपग्रह है उनकी संरचना को समझने में मदद मिलती है। फिर आता है कौन? रसेल की द्वितारक सिद्धांत। इन्होंने भी यही कहा था कि जो ग्रह है इनकी उत्पत्ति 2 तारों के सहयोग से ही हुई है, लेकिन इन्होंने कोणीय संवेग को ज्यादा महत्व दिया। जो कोण है ग्रहों के कि ये किस प्रकार से इनका कोण है, किस प्रकार से उनका झुकाव है, उनके ऊपर बोला था। बाकी जो सारे सिद्धांत जेम्स और जिन्स के ज्वारे परिकल्पना के अनुसार ही थे। फिर अगला था ऑटो श्मिट की अंतर तारक धूलकण। तो यह संकल्पना 19
43 में दी गई थी। और इनके अनुसार ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई बोले है धूल के कण से। और धूल के कण कहाँ से आए बोले तो आकाश गंगा के अंदर जो तारे हैं, तारे में भी बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है कौन, आकाश गंगा बनी। और उन्हीं कणों के एक मिश्रित हो जाने से क्या हुआ बोले अधिक दूरी पर आ गए। और दूरी पर आने के कारण से क्या हो गया, कण आपस में सहयोग से बने ग्रह और उपग्रह की। तो ये दो संकल्पनाएं थी, अद्वैतवाद संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना। अब दो और है, उसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से ग्रह उपग्रह की उत्पत्ति हुई है। तो जो एक और सिद्धांत है अल्फ्रेड लिटिलटन, इन्होंने भी दिया था एक सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा कि जो ग्रह है उपग्रह है इनका जो निर्माण वह दो तारों से नहीं जबकि 3 तारों के सहयोग से हुआ है बोलते। लेकिन इस सिद्धांत को भी ज्यादा मान्यता नहीं दी गई। और हमने सबसे पहले जो लेक्चर पढ़े थे बिग बैंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दी गई थी, पोलैंड का जो बेल्जियम का एक पादरी या खगोल शास्त्री था, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था बिग बैंग थ्योरी। और उन्होंने क्या कहा था कि जो ब्रह्मांड में जो है वो 15 अरब वर्ष पूर्व कैसा था बोले एक तृप्त और ठोस आकाशीय पिंड था। और इसी आकाशीय पिंड में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने से क्या हुआ, आकाश गंगाएं बनी, आकाश गंगाओं से विस्फोटन हुआ, उसके बाद तारे बने। और तारे बनने के बाद क्या बना, जो ग्रह है उपग्रह का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। तो ये सबसे मान्य सिद्धांत है। और ये क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और डिसलाइक भी करें अगर समझ में नहीं आया हो तो। और किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को पढ़ना है ये चीज़ें भी बताएं। और हमारे अंदर जो कमियां हैं उसके बारे में भी बताएं, ताकि हम भी इस कोशिश में हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करने में मदद कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।